हाथरस का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा था। हाल ही में उसके ऊपर जजमेंट आया है जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे मामले को सोशल एक्टिविस्ट मंजुला प्रदीप जी ने भी करीब से देखा था, जो कि दलित ह्यूमन राइट्स पे काफ़ी काम है और जो महिलाओं का शोषण होता है उसको लेकर काफ़ी काम करती हैं। मैम, ये जो पूरा फैसला आया हाथरस इशू को लेकर, आप उसको कैसे देख रही हैं? मैं बहुत नाराज़ हूँ इस फैसले से। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें न्याय मिला ही नहीं परिवार को। और एक तो है कि ये जो जजमेंट आया है वो 2.5 साल के बाद आया है। मतलब इसने एट्रोसिटी एक्ट के अगर तहत हम देखते हैं तो इसका जजमेंट 2 महीने में आना था। जो घटना घटी, हाँ, नियम के आधार पे। तो एक तो है कि 2.5 साल तक वो जो परिवार है वो सीआरपीएफ के कैद में रहा। उस परिवार के बाकी सारी चीज़ें उनसे छूट गई, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनका एक ही गोल था कि हमें न्याय चाहिए। जब उन्होंने मांग भी रखी थी कि हमें ये केस का ट्रायल हमें हाथरस के बाहर चाहिए, तो वो भी उनका जो उन्होंने पिटीशन भी फाइल की थी हाई कोर्ट में, बट वहाँ पे भी उनकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि जिस जगह पे घटना हुई वहीं पे ये केस का पूरा ट्रायल हुआ। और वहाँ पे जो उनके जो मदद कर रहे थे, जो प्राइवेट लॉयर है, उनको भी धमकियाँ दी गई। करणी सेना भी उस समय बहुत प्रोटेस्ट कर रही थी और इन्होंने ये केस पूरा अलग तरह से दिखा रहे थे कि ये अत्याचार का केस नहीं है, जबकि ये पूरा एट्रोसिटी का केस था। मैंने इस केस में बहुत ज़्यादा स्टडी भी की, मैंने किया है। मैं वही बताना चाह रही थी कि मैंने जब ये केस को स्टडी किया, पहली बात कि इसका जो एफआईआर है, अगर आप देखेंगे 14 सितंबर 2020 का, तो इसके एफआईआर में 4-5 लाइन में ख़त्म हो गया और उसमें कुछ वर्णन नहीं दिया है। और उसके में सिर्फ 307 लगाई है और एट्रोसिटी एक्ट की 325 लगाया सेक्शन। अब एक औरत के साथ हुआ है, एक दलित महिला के साथ हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं किए गए। जब ये महिला को ले जाते हैं अलीगढ़ और वहाँ पे उसकी जो तीव्रता है उसके, फिर उसमें उसने कुछ कहा कि मेरे साथ छेड़खानी हुई, तो उस 354 लगाई आईपीसी की, जो आउटरेजिंग मॉडेस्टी की बात हो रही है। तब भी बलात्कार का केस नहीं कहा गया। 376D सामूहिक बलात्कार कब लगाया गया? जब उसको सफदरजंग में लेकर आए हॉस्पिटल में, तो एक दिन पहले, उसकी मृत्यु के एक दिन पहले ही वो लगाया गया, ये धारा लगाई गई। और बाद में ये, तो अगर उसका आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मैंने उसका स्टेटमेंट पढ़ा है लड़की का, उसका वीडियो स्टेटमेंट भी है जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। जब जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है वो क्या झूठ बोलेगी? उसने जब 4 लोगों के नाम दिए हैं, उसने खुद कहा है वो किस सिचुएशन में बेचारी थी और उसको जिस तरह से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। अगर उसको पहले ही दिन जब उसके साथ ये कांड हुआ, अत्याचार हुआ, उसी दिन अगर उसको ठीक तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती तो शायद वो जीवित होती। उसके ऊपर जो इंजरीज हुई हैं, अब आप देखो कि अगर आप कह रहे हो कि इसको 376D निकाल क्यों दिया, अब आपने पहले ही एफआईआर में मेंशन ही नहीं किया, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चेकअप नहीं हुआ, तो मेडिकल रिपोर्ट नहीं हुआ, तो बलात्कार का कैसे आप डालोगे? तो पुलिस ने पूरा जानबूझ के ये प्लान हुआ है कि एंड में आप इतने दिनों बाद आपने 376D लगाया और तब आप उसका एग्जामिनेशन करोगे और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैंने पढ़ा है। तो अब आप कहते हो कि वो इंजरीज पुरानी होंगी ना। घटना तो 14 सितंबर को हुई थी, तो आपने तब क्यों नहीं सोचा कि ये लड़की के सिर्फ आपने जो शरीर के कुछ अंगों को ही देखा, आपने जहाँ उसको चोट लगी थी, जो उसके प्राइवेट पार्ट है, जहाँ उसके साथ ये निर्मम अत्याचार हुआ, उसको क्यों आपने गौर नहीं किया? तो ये पूरा कास्टिस्ट मामला था। और जिस तरह से राजपूतों का वहाँ पर बोलबाला है, जिस तरह से छुआछूत का वहाँ प्रमाण है कि पानी छिड़क के आपके पैसे लिए जाते दुकान में और आपको ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया क्योंकि गांव की सफाई कौन करेगा, तो ये सारे मुद्दे भी मुझे लगता है। उत्तर प्रदेश को लेके आंकड़े आते रहते हैं, सबसे ज़्यादा दलितों पे अत्याचार जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं, सरकारी डेटा भी ये कह रहे हैं। आप क्यों ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं? एक है कि वहाँ पे दलित समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा है, दूसरा है कि एक दलित समुदाय है वो एक प्रभावशाली समुदाय बन रहा है। तो हमारा जो समुदाय है वो चुप नहीं रहता। अब वो बोलने के लिए वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो शायद जो वहाँ पे जो ऐसी ताकतें हैं जो जातिगत भेदभाव को मानती हैं और वो जो ऊंच नीच को मानती हैं, जाति व्यवस्था को मानती है, उन्हें परेशानी होती है कि वो जब देखते हैं कि दलित आगे बढ़ रहे हैं तो वो टारगेट बनाते हैं हमारी महिलाओं को, हमारी लड़कियों को, और इसलिए उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं। एक सवाल आप बार बार करती हैं कि बताती हैं कि जो SC/ST एक्ट है उसके बारे में लोगों को जानकारियाँ नहीं है बहुत सही तरीके से। कौन सी बात है जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए जो अभी तक हो नहीं पा रही है?
पहली बात कि 1989 का कानून में 15 धाराएं थी, इसके अंदर 26 धाराएं हैं अभी वर्तमान। दूसरा मुद्दा है कि पुलिस को नहीं पता। तो मेरा जो अनुभव है, मैं गुजरात का कह रही हूँ, लेकिन यूपी का कुछ अलग नहीं होगा कि, और जो प्रशासन है उन्हें पता होना चाहिए। इसमें कंपनसेशन का अमाउंट भी बढ़ा है पहले के हिसाब से, सब चीज़ें, विटनेस राइट्स मिली हैं इसमें, और विटनेस प्रोटेक्शन की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है, गवाहों की सुरक्षा, वो सब चीज़ें नहीं है इसमें। पेंशन की बात है इसमें, रीसेटलमेंट की बात है, वो सारी चीज़ें नहीं है, और ये चीज़ों को कभी देखा ही नहीं गया। मतलब आप सोचो कि 89 का एक्ट जिसमें हमने बहुत काम किया है, अब 15 का जो कानून हम सब ने मिलके कोalition बना के ये बदलाव लाने की कोशिश की, उसके रूल्स आए 2016 में, पर एक मानसिकता जो है ना, एक तरफ प्रशासन की मानसिकता है कि हमें नहीं जानना इस कानून के बारे में, इसके लिए विभाग भी है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, उनकी जिम्मेदारी है कि जागरूकता खड़ी करे, और हमारे समुदाय का एक ही वो है कि जब तक घटना नहीं घटती तब तक उन्हें पता ही नहीं होता ये कानून है हमारी सुरक्षा के लिए। मैम आखिरी सवाल, हाथरस मामले में अब आगे क्या होगा? परिवार के टच में है आप, लगातार बात होती है। आई थिंक परिवार को न्याय चाहिए, परिवार इससे संतोष नहीं हो से, परिवार बहुत दुखी है, तो वो अपील के लिए जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली द पॉइंट इज़ के आगे जो पूरा इसके लिए लड़ना जो है वो बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें जुडिशरी अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी तो परिवार को आगे भी न्याय नहीं मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पे जब न्याय की बात होती है तो जो पुलिस सिस्टम है या फिर उसके ऊपर जुडिशरी है, जब तक ये जो पीड़ित है उसको लेके थोड़ा सा अपना रवैया नरम नहीं रखती हैं, उसको न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करती हैं, तब तक इंसाफ मिलना मुश्किल है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक। ठीक है।